आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन। ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे डॉग की है जिसके पास जीने के कुछ ही दिन बचे हैं और वो बचे हुए दिनों में कुछ ऐसा कर जाता है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। तो कहानी वाशिंगटन के एक छोटे से घर से शुरू होती है जहाँ एंजो नाम का डॉग रहता है। ये नाम उसे उसके मालिक या उसके सबसे अच्छे दोस्त डैनी ने दिया था। डैनी एक कार रेसर है और ये नाम उसे उसने एंजो फेरारी के नाम पे दिया था। कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ डैनी घर आता है और देखता है कि एंजो हिल नहीं पा रहा, तो वो उसे उठाकर अपने साथ सोफे पर ले जाता है और इसके साथ टीवी एंजॉय करता है। पर यहाँ एंजो कहता है कि मैं एक डॉग हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही आसान और नॉर्मल होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरी लाइफ में मैंने ऐसी बहुत सी स्टेजेस देखी हैं जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थीं। और ये बताते हुए वो हमें अपने साथ एक पास्ट में ले जाता है जहाँ उसने पहली बार डैनी को देखा था, जहाँ से डैनी ने उसे ख़रीदा था, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। डैनी ने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझना शुरू कर दिया था। वो हर जगह उसे अपने साथ लेकर जाता, यहाँ तक कि रेसिंग ट्रैक पे भी। वो उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाता था। डैनी ने अपना वक्त 2 हिस्सों में बांट लिया था, एक वो अपने करियर को देता था और दूसरा एंजो को। ये सब देखकर एंजो उससे पूरी तरह जुड़ जाता है और उसकी हर बात मानता है। ये वही वक्त था जब डैनी अपनी पीक पर था। इस वक्त किसी भी ड्राइवर के पास बारिश में कार ड्राइव करने का टैलेंट नहीं था और डैनी ये काम आराम से कर लेता था। ये सब देख एंजो भी बड़ा हो रहा था, पर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे डैनी का एंजो के लिए लगाव बढ़ रहा था। वो अपना फ्री टाइम उसे देता, उसे मॉर्निंग वॉक पे ले जाता, यहाँ तक कि उसके साथ टीवी शो को देखता। 1 साल बाद कुछ ऐसा होता है जो एंजो को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हर दफ़ा की तरह डैनी शॉपिंग कर रहा होता है, तभी इसकी मुलाकात ईव नाम की एक लड़की से होती है। डैनी को वो बहुत पसंद थी, पर ये बात एंजो को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो अपने अच्छे दोस्त को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ईव को पसंद ना करने की एक वजह ये भी थी कि उसे रेसिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन क्योंकि एंजो एक डॉग है तो वो सिर्फ ये बातें अपने मन में सोच सकता था और किसी से कह नहीं सकता था। अब डैनी और ईव को एक साथ देखकर वो खुद को समझा लेता है और ईव के साथ एडजस्ट कर लेता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ईव के लिए डैनी का प्यार बढ़ता जा रहा था, तो एक दिन वो उसे प्रपोज करता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और शादी में एंजो चीफ गेस्ट होता है। अब ईव के डैड, जिनका नाम मैक्सवेल है, इन्हें डैनी बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो एक कार रेसर है और इस काम में बहुत रिस्क है, लेकिन ईव की मॉम दिल से डैनी को पसंद करती थी। अब इन दोनों की बातें एंजो सुन रहा होता है, पर इन दोनों को इस बात से कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक बेज़ुबान जानवर है, तो ये किसी से क्या ही कह देगा। लेकिन एंजो कहता है कि लोग मुझे बेज़ुबान जानवर समझते हैं, मैं सुन भी सकता हूँ, मैं समझता भी हूँ और मैं महसूस भी करता हूँ। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ईव प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और डैनी भी ज़्यादा से ज़्यादा रेस करना शुरू कर देता है क्योंकि अब उसकी एक फैमिली हो गई थी और पैसों की ज़रूरत थी। इसके पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि वो एंजो के साथ वक्त गुजार सके, तो वो उसे ईव के पास छोड़ देता है और एंजो को भी ईव का साथ पसंद आने लगता है क्योंकि इसका नेचर बहुत अच्छा था और वो उसके साथ खेलती और उसे अच्छी अच्छी बातें बताती और ऐसे ही क्रिसमस आ जाता है। वहीं हम ईव की डिलीवरी डेट करीब थी तो डैनी घर पर रहने लगता है। वो ईव को एक कैप गिफ्ट करता है जो उस पर बहुत अच्छी लगती है। अब इसी दौरान डैनी को जापान से एक कॉल आता है 24 आवर्स रेसिंग चैलेंज के लिए। वो ईव को बताता है, लेकिन डैनी वहाँ जाना नहीं चाहता क्योंकि ईव की डिलीवरी करीब थी। ईव डैनी को अपने पैशन को सपोर्ट करने का कहती है। ये सब एंजो देख रहा होता है। उसने जैसा ईव के बारे में सोचा था वो वैसी नहीं होती। वो भी डैनी से उतना ही प्यार करती है जितना एंजो। डैनी के जाने के कुछ ही अरसे के बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो जोई रखते हैं। जोई को देख के एंजो बहुत खुश होता है। अब टीवी देखते हुए उसको कार की आवाज़ आती है। उसे पता चल जाता है कि डैनी घर वापस आ गया है। वो उसके पास जाता है, लेकिन डैनी उसे मिले बगैर जोई के पास चला जाता है। ये चीज़ एंजो का दिल तोड़ देती है, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश था कि डैनी घर वापस आ गया है। अब पूरी फैमिली एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं।
डैनी ईव को बताता है कि वो कुछ ही सेकंड्स के मार्जिन से रेस हार गया था, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करेगा। अब अगले दिन मैक्सवेल, जो कि ईव के डैड हैं, वो डैनी को टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि अब तुम एक बच्ची के बाप हो, तुम्हें अब ये रेसिंग छोड़ देनी चाहिए और कोई दूसरा काम करना चाहिए। तो डैनी उनसे कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वह सेफ्टी के सारे रूल्स फॉलो करता है। अब आहिस्ता आहिस्ता एंजो जोई के करीब आने लगता है और खुद को इसका बड़ा भाई मानने लगता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद डैनी अब ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगता है काम के चक्कर में, लेकिन एंजो जोई को अकेला महसूस नहीं होने देता और हमेशा उसके साथ रहता था। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है और एक दिन जोई का बर्थडे होता है। अब वो 7 साल की हो चुकी है। उसी रात डैनी ईव से कहता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, उसे रेसिंग छोड़कर कुछ और करना चाहिए। एंजो ये सब सुन रहा होता है और वो ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो डैनी को ईव से भी पहले से जानता है और वो जानता है कि उसके लिए रेसिंग कितना मायने रखती है। ये सब सुनकर ईव फिर भी उसे सपोर्ट करती है और अपने पैशन को फॉलो करने को कहती है। फिर इसी रात ईव के सर में कुछ दर्द होता है तो वो मेडिसिन लेके सो जाती है। सुबह उठ के एंजो जब ईव के पास नाश्ते के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो काफ़ी परेशान है और कुछ दवाइयाँ ले रही है। जब ईव एंजो के पास आती है तो उसे कुछ स्मेल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे कुछ बीमारी है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद डैनी घर आता है और वो काफ़ी परेशान होता है। दरअसल वो पिछले कुछ दिनों से मुसलसल रेसेस हार रहा होता है और जिस वजह से उसे कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा होता, पर वो ये बात ईव को नहीं बताता। जब वो घर आता है तो ईव उसकी वीडियोस देख रही होती है कि कैसे वो बारिश में भी रेस कर लेता था। तो डैनी उसे इसका सीक्रेट बताता है कि जब बारिश होती है तो कार स्लिप होने लगती है, लेकिन वो जानबूझकर पहले ही कार को स्लिप कर देता था, जिससे कार कंट्रोल में रहती थी। कहता है कि सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ईव की तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगती है और वह जोई को लेकर अपनी मॉम की तरफ चली जाती है और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि एंजो घर पर बिल्कुल अकेला है। फिर कुछ देर बाद एंजो को भूख लगने लगती है, लेकिन जब तक कोई उसे खाना नहीं देगा वो खाना कैसे खाएगा। फिर वहीं वो किचन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद डैनी का एक पड़ोसी उसे दिखता है, लेकिन क्योंकि खिड़की बंद होती है तो इसलिए एंजो की आवाज़ बाहर नहीं जाती और फिर उसे भूखा ही रहना पड़ता है। वो पूरे घर में अकेला होता है तो इसलिए वो जोई के खिलौनों से खेलने लगता है। वो इन्हें इमेजिन करता है कि वो जिंदा है और इनमें इसका सबसे फेवरेट ज़ीब्रा होता है। कुछ देर बाद बारिश होने लगती है और रात हो जाती है। तेज़ बिजली की करकराहट की वजह से एंजो डर के बेड के नीचे छुप जाता है। अब ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और सुबह डैनी घर आता है और एंजो को इस हालत में देखकर बेहद गुस्सा होता है। वो ईव से इस बारे में पूछता है और एंजो को खाने के लिए देता है। कुछ देर के बाद ईव भी घर आ जाती है और वो एंजो से माफ़ी मांगती है कि वो उसे घर पर भूल गई। लेकिन जब वो जोई के कमरे में जाती है तो उसके कमरे का नज़ारा देखकर ईव बिल्कुल हैरान रह जाती है। दरअसल एंजो को ऐसा लगता है कि जोई के जो भी खिलौने हैं वो उसे मारना चाहते हैं, तो वो इन्हें फाड़ कर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देता है। जोई बहुत रोती है और डैनी भी वहाँ आ जाता है और वो एंजो को बहुत डांटता है, जिससे वो उदास होकर बाहर चला जाता है। लेकिन इसके दिल की बात किसी को नहीं पता होती कि जब वो घर पर बिल्कुल अकेला था तो वो कैसा महसूस करता था। कुछ देर बाद डैनी को एहसास होता है कि उसे एंजो को नहीं डांटना चाहिए था। वो एंजो से माफ़ी मांगता है और एंजो भी उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कुछ दिन बाद डैनी को फिर से रेस के लिए जाना होता है, तो यहाँ एंजो फिर ईव के पास रहेगा। फिर जब ईव जोई को स्कूल छोड़कर मॉर्निंग वॉक पर जाती है और इसके साथ एंजो भी होता है, उसी दौरान ईव की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वह गिर कर बेहोश हो जाती है। ये देखकर एंजो ऊंचा ऊंचा भौंकने लगता है और कुछ लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। फिर एम्बुलेंस को जाता देख एंजो रोना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद डैनी को इस सब का पता चलता है तो वो खुद हॉस्पिटल जाता है। अब डैनी की लाइफ में जो भी हो रहा था वो सब एंजो देख रहा था। वो खुद से कहता है कि लाइफ एक कार की तरह है, कभी स्मूथ चलती है और कभी रफ, लेकिन अगर कार का ड्राइवर अच्छा हो तो वो इस कार से भी जीत सकता है। डैनी को भी यही करना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए, भले इसके स्ट्रगलिंग डेज चल रहे हों, लेकिन इसे कोशिश करते रहना चाहिए।
इधर जोई बार बार अपनी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन डैनी उसे कुछ नहीं बताता। कुछ देर बाद ईव डिस्चार्ज हो जाती है और अपने मॉम डैड के घर आ जाती है। वहाँ डैनी भी मौजूद होता है, लेकिन ईव अब पहली वाली ईव नहीं रही। वो पूरी तरह से बदल चुकी है, जैसे कोई चीज़ उसे अंदर से खोखला कर रही हो। ईव पूरी तरह से चेंज हो गई थी। उसे एक खतरनाक बीमारी हो गई थी, लेकिन डैनी उसका साथ नहीं छोड़ता है और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तभी ईव उसे कहती है कि तुम रेसिंग शुरू कर दो, मेरी वजह से अपना पैशन मत छोड़ो। वो कहता है ठीक है। अब सब लोग एक साथ रहते हैं और बहुत खुश हैं, और ईव इन सब को देखकर बहुत खुश होती है। बीमारी की वजह से ईव कमज़ोर होती जा रही थी। अब उसके पास कुछ ही दिन बचे थे जीने के लिए। कुछ दिनों बाद क्रिसमस आ जाता है, तो ईव डैनी से एक विश मांगती है कि वो डैनी के साथ अपने घर जाकर एक रोमांटिक डांस करना चाहती है, और डैनी भी मान जाता है और वो अगले ही दिन अपने घर चले जाते हैं और डांस करते हैं, जिससे ईव को बहुत अच्छा लगता है। उसी रात एंजो ईव के पास आता है और ईव उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे अब मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे अभी और जीना है, ये मेरा एंड नहीं है, तुम्हें पता है ना एंजो। एंजो खामोशी से सब सुनता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एंजो जब उसके रूम में जाता है और देखता है कि डैनी उसके पास बैठा रो रहा है, तो वो समझ जाता है कि ईव अब हम सबको छोड़ के जा चुकी है। डैनी को ईव के पास देखकर वो कहता है कि मैंने ईव को हम सब से दूर जाते देखा है। ये देखकर मैं बहुत रोया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। अब डैनी को समझ नहीं आता कि वो ये खबर जोई को कैसे सुनाए, जो कि बहुत मासूम है। अब वो सब कुछ देर बाद ईव के फनरल पे जाते हैं और किसी वजह से एंजो को घर पे रहना पड़ता है। उन सब के जाने के बाद एंजो ईव के रूम में जाता है और उसकी वही कैप पकड़ के रोने लगता है। ईव के जाने के बाद सब बदल जाता है। जोई अब बहुत चुप चुप रहने लगती है। डैनी रेसिंग छोड़ देता है। कुछ देर बाद मैक्सवेल डैनी पे हरासमेंट का केस करके उसे जेल भिजवा देता है, ताकि वो जोई को अपने पास रख सके। और अब डैनी बेल पे बाहर आ चुका है और उसे पता चलता है कि जोई की कस्टडी इसके पास नहीं रहेगी, और ऐसा ही होता है। जोई 3 माह के लिए अपने डैड से दूर हो जाती है और अब डैनी के पास इसके दोस्त के अलावा कुछ नहीं बचता। अब डैनी बिल्कुल बदल चुका था, वो बिल्कुल टूट चुका था। एंजो यहाँ कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस आदमी के साथ गुजारी है और ज़िंदगी में पहली बार इसे इतना लाचार देखा है। डैनी पूरे किचन में अपनी बेटी की ड्राइंग्स लगा देता है, ताकि वो जब भी इसे मिस करे इन्हें देख के अपना मन बहला ले। फिर इसे रियलाइज़ होता है कि जोई भी इसे मिस कर रही होगी, और वो अपने लॉयर से बात करके एंजो को वीकेंड तक मैक्सवेल के घर छोड़ देता है। जोई इसे देखकर बहुत खुश होती है और इसके साथ खूब खेलती है, लेकिन मैक्सवेल अभी भी वैसा ही बिहेव करता है। वो एंजो से रूडली पेश आता है और एंजो को भी ये बात पता चलती है कि इसके डैनी जैसा कोई नहीं, कोई इसे डैनी जैसा ट्रीट नहीं कर सकता। वो वीकेंड ख़त्म होते ही डैनी के पास चला जाता है, लेकिन वो घर नहीं बल्कि रेसिंग ट्रैक जाता है। एंजो कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं इस जगह काफ़ी देर बाद आया हूँ, ये जगह मुझे अपने घर जैसी लगती है। इसी दौरान वहाँ एक फेरारी आती है और इसमें से इसका मैनेजर निकलता है और इसकी ड्राइविंग स्किल्स की बहुत तारीफ़ करता है। वो चाहता था कि डैनी फेरारी के लेटेस्ट मॉडल की टेस्ट ड्राइव ले। ये सुनकर डैनी मौके को हाथ से जाने नहीं देता और बगैर कुछ सोचे समझे टेस्ट ड्राइव ले लेता है। वो इस तरह फेरारी को चलाता है कि सबके होश उड़ जाते हैं, और ये देखकर एंजो को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जानता था कि डैनी का बरसों से यही ख्वाब था। और ये देखकर मैनेजर उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, तुम मेरी सारी फेरारी की टेस्ट ड्राइव लोगे। डैनी बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही कहता है कि सर मैं इस जॉब के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझ पर कुछ चार्जेस हैं और मैं इस शहर से भी बाहर नहीं जा सकता। तो मैनेजर कहता है कि जब भी तुम्हारे हालात ठीक हो तो तुम मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना, क्योंकि आई रिस्पेक्ट योर टैलेंट। अब 3 माह गुजर जाते हैं। फिर डैनी जोई से मिलता है, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए। उसका लॉयर उसे ये केस छोड़ने को कहता है, क्योंकि वह डैनी से कहता है कि इस तरह तो तुम हर हफ्ते अपनी बेटी से मिल सकोगे, लेकिन अगर तुम ये केस हार गए तो तुम सब खो दोगे, तुम कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिल सकोगे। डैनी बगैर कुछ कहे घर आ जाता है। वो जानता है कि वो ये केस नहीं जीत सकता, और पहले ही वो वायलेंस के एक झूठे केस में जेल जा चुका है।
और गुस्से में वो वॉक पे चला जाता है। लेकिन हर बार की तरह ये एक नॉर्मल वॉक नहीं थी। एंजो तेज़ बारिश में बगैर पट्टे के उसके पीछे भाग रहा था, जिसका अंजाम डैनी को भुगतना पड़ा। हम देखते हैं कि एक कार एंजो को टक्कर मार देती है और डैनी फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर डैनी से कहती है कि इसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि ये ज़िंदा है, लेकिन इसकी काफ़ी इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है और ये काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका है, जिसकी वजह से ये कभी ठीक नहीं हो सकता। फिर डैनी घर आकर अपने लॉयर को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरे पास इस केस को लड़ने के लिए मज़ीद पैसे नहीं हैं, तो मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ। उसका लॉयर उसे एक पेपर देता है। डैनी जैसे ही उस पेपर को साइन करता है, एंजो ये सब देख रहा होता है। वो उस पेपर को ले जाकर बाहर फाड़ देता है, जिससे डैनी को इस बात का पता चलता है कि एंजो भी ये नहीं चाहता कि वो ये केस ना लड़े। तो डैनी वो केस लड़ने का फ़ैसला करता है, फिर चाहे जीत हो या हार। अगले दिन कोर्ट में हेयरिंग होती है और एंजो घर पे रहता है। तभी कोर्ट में जोई की दादी को रियलाइज़ होता है कि वो एक बाप से उसकी बेटी को जुदा कर रही है। इन्हें गॉड कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर वो केस जीत जाता है और इसके सारे चार्जेस भी हट जाते हैं। एंजो को जब ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि डैनी ये केस इसलिए जीता क्योंकि उसने रिस्क लिया, और रिस्क लेना एक अच्छे ड्राइवर की निशानी है। अब डैनी, एंजो और जोई तीनों घर आ जाते हैं और तीनों बहुत खुश होते हैं। फिर डैनी को उसी मैनेजर की कॉल आती है और वो कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम ये केस जीत गए हो, तो अब तुम मेरी जॉब के लिए रेडी हो। तो डैनी कहता है यस सर, आई एम रेडी। अब डैनी की सारी मुश्किलें ख़त्म होने लगती हैं। अब कहानी वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। एंजो को लेके डैनी सोफ़े पर आ जाता है। वो जोई को स्कूल लेने जाता है और डैनी कहता है कि आज मैंने एंजो के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, और वह सरप्राइज़ ये था कि वो उसे ड्राइव पे ले जाएगा और फिर उसे लेकर एक लंबी ड्राइव पे निकल जाता है। एंजो उस पल को ऐसे एंजॉय करता है जैसे वो उसका आखिरी पल हो। डैनी उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, और एंजो से कहता है कि काश ऐसा होता कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह पाता, लेकिन गॉड ने हमें इंसानों से कम जीने के लिए कहा है ताकि हम उन्हें ज़िंदगी का मतलब समझा सकें। फिर एंजो अपने पुराने लम्हे याद करता है, वो ज़िंदगी जो उसने डैनी, ईव और जोई के साथ गुजारी थी। ऐसे ही 8 साल गुजर जाते हैं। जोई अब बड़ी हो चुकी है। डैनी फरारी का मास्टर हो चुका होता है और जोई एक छोटे लड़के को अपने साथ लाती है और कहती है कि ये आपका फ़ैन है। वो इससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है एंजो। ये सुनकर डैनी के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिलाते हो। उसका नाम भी एंजो था। फिर डैनी उसके डैड से कहता है कि जब ये बड़ा हो तो इसे मेरे पास लाइएगा, मैं इसे ड्राइविंग सिखाऊंगा। वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और जाते जाते मुड़ के उसे देखता है। इस बच्चे में उसे एंजो की झलक दिखती है, जैसे कि इस दफ़ा एंजो उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए आया हो। और इस खूबसूरत मंज़र और ख़ूबसूरत याद के साथ ये खूबसूरत कहानी ख़त्म हो जाती है।